हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 30 अक्टूबर की करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आप लोग साथ में नोट्स भी बनाते चलिए, ठीक है, ताकि रिवीजन करने में इजी हो। पहला है बेरिंग सागर, ठीक है। तो एक हालिया अध्ययन में पता चला है कि बेरिंग सागर की हिम के पिघलने और पूर्वोत्तर में चीन में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं के बीच परस्पर संबंध है, ठीक है। तो जो बेरिंग सागर में जो हिम है वो पिघल रहा है, जिससे पूर्वोत्तर चीन में जो वनाग्नि हो रही है, यानी वन में जो आग लग रही है और हिम के पिघलने की जो घटना है उसमें संबंध है, ठीक है। ये खबर है। उसके बाद है बेरिंग सागर कहाँ पे है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में अवस्थित एक सीमांत सागर है, यानी महाद्वीपीय सीमा पर स्थित है। महाद्वीपीय सीमा पर स्थित है, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, तो उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। यह उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करता है, तो इसको नोट कर ले, ठीक है। ये फैक्ट नोट कर ले, कहाँ पे अवस्थित है और किसको अलग करता है, ठीक है। क्वेश्चन बनता है इससे। चलिए, इसकी सीमाएं संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी सीमाएं किससे लगती हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, कामचटका प्रायद्वीप, रूस और अल्यूशियन द्वीप समूह की श्रृंखला से लगती है। तो इसकी सीमाएं किससे लगती है, इसको भी नोट कर ले, ठीक है। और रिवीजन भी करें, ठीक है। आप लोग नोट करके रिवीजन भी किया करें, ताकि आगे जब आप प्रश्न इसके सॉल्व करें, रिवीजन सेट जब हम लाएंगे तो जो प्रश्न के माध्यम से लाएंगे तो आपको इजी हो, ठीक है। उसके बाद यह बेरिंग जल डमरू के माध्यम से अंटार्कटिका महासागर के चुकची सागर से जुड़ा हुआ है। तो ये बेरिंग जल डमरू के माध्यम से आर्कटिक सागर में चुकची सागर से जुड़ा हुआ है। तो किससे जुड़ा हुआ है, चुकची सागर से। तो इसको भी आप नोट कर ले। सबसे गहरा इसका बिंदु क्या है, बोवर्स बेसिन 4097 किलोमीटर की गहराई पर स्थित है, ठीक है। इसमें मिलने वाली कुछ नदियां हैं, जैसे एनादियर और यूकोन नदी। यूकोन नदी हमेशा चर्चा में रहती है, तो इसको नोट कर लें। एनादियर और यूकोन नदी बेसिन सागर से जाके मिलती हैं, तो इसको नोट कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, चर्चा में क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार चाइल्ड केयर पॉलिसी गैप को कम करने से निवेश उच्च रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए चर्चा में है। चाइल्ड केयर पॉलिसी गैप ये क्या है, इससे आशय शिशु देखभाल से संबंधित है। वैधानिक अवकाश की अवधि समाप्त होने तथा निःशुल्क व सार्वभौमिक प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा तथा प्राथमिकता प्राप्त करने के लिए शुरुआत के बीच की अवधि है, ठीक है। क्या है ये चाइल्ड केयर पॉलिसी गैप, तो शिशु के देखभाल से रिलेटेड है। वैधानिक अवकाश की अवधि समाप्त होने तथा निःशुल्क व सार्वभौमिक प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए शुरुआती आयु के बीच की अवधि से है। यानी हम कहें कि 0 से लेकर 5 वर्ष और उसके बाद की कुछ अवस्थाओं तक रहता है। यह पॉलिसी गैप विश्व भर में माता पिता बन चुके भविष्य में माता पिता बनने वाले 90% लोगों को प्रभावित करते हैं। यानी जो अभी पेरेंट्स हैं या जो पेरेंट्स भविष्य में होंगे, उसमें 90% लोगों को क्या करता है, प्रभावित करता है। वैश्विक स्तर पर औसत CPG लगभग 4.2 वर्ष हैं, जैसे 0 से 5 वर्ष मैंने कहा 0, ठीक है, उसी से है। वैश्विक स्तर पर एक परिवार को औसतन 6.1 माह का मातृत्व, पितृत्व और संयुक्त रूप से माता पिता अवकाश लाभ यानी पेरेंटल लीव प्राप्त होता है। कितने माह का, 6.1 माह, यानी 6 महीने 1 सप्ताह का मातृत्व, पितृत्व और पेरेंटल लाभ दोनों को एक साथ भी मिल सकता है, यानी उतना ही होगा। निःशुल्क व सार्वभौमिक प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा की औसत शुरुआती आयु 4.7 वर्ष मानी गई है, ठीक है। प्रारंभिक जो शिक्षा की अवस्था है उसको इतना माना गया है। अब इससे लाभ क्या है, तो CPG को कम करने के लिए निवेश किया गया प्रत्येक $1 1935 तक वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 3.76 गुना रिटर्न देगा। यानी अगर आपने ₹1 अभी इन्वेस्ट किया इसमें, तो आपको 2035 तक 3.76% यानी लगभग ₹4 के करीब आपको लाभ होगा। तो यही बता रही है, ठीक है।
इससे लैंगिक और अन्य असमानताओं में कमी आएगी तथा सम्मानजनक रोजगार अवसर पैदा होंगे। ठीक है, इसमें इन्वेस्ट करने से असमानता में कमी आएगी तथा रोजगार के अवसर पैदा हुए, वो भी सम्मानजनक। ऐसे नए रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी 84% होगी तथा क्योंकि निवेश से अवैतनिक देखभाल से संबंधित कार्य वैतनिक हो जाएंगे, इस साथ ही ये रोजगार औपचारिक भी हो जाएंगे। जैसे अगर वुमेन्स घर की देखभाल करती हैं, बच्चों की केयर करती हैं, तो उसको उस पर पेड नहीं किया जाता है, लेकिन अगर इसमें इन्वेस्ट किया जाता है तो उससे उनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी, यानी महिलाओं की हिस्सेदारी नए रोजगार में बढ़ेगी, क्योंकि इसी तरह के उसमें काम होंगे। ठीक है, और इससे उनकी जो अवैतनिक देखभाल है वो वैतनिक में बदल जाए, यानी रोजगार का उनके जो काम को है औपचारिक रोजगार की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, इससे स्वास्थ्य और रहन सहन में भी सुधार होगा। सीपीजी को कम करने के लिए आवश्यक निवेश यानी सार्वभौमिक और उच्च गुणवत्ता वाली देखभाल सेवाएं प्रदान करने के लिए वैश्विक जीडीपी का 1.5% निवेश करना जरूरी होगा। ठीक है, निवेश इन्हीं सेवाओं पर वर्तमान में किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय के अतिरिक्त होना चाहिए, जो जीडीपी का केवल 0.3% हो। ठीक है, इसकी कुछ सिफारिशें हैं, जैसे केयर इकोनॉमी में निवेश को बढ़ाना होगा। बाल देखभाल की जिम्मेदारी निभाने वाली महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी इसमें भागीदार लें, यानी सिर्फ फीमेल ही टेक केयर ना हो बच्चों की, उसमें पुरुषों को भी लाना जाना चाहिए। अधिकार आधारित कार्यक्रम तैयार करने चाहिए। ठीक है, उसने कुछ सिफारिशें दी। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो इसका हेडक्वार्टर क्या है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में, इसको नोट करें, और इसे 1919 में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। यह एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, ऐसा इसलिए क्योंकि यह सदस्य देशों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाती है। इसके कुछ उद्देश्य हैं, जैसे कार्यस्थल पर मानकों, मौलिक सिद्धांतों एवं अधिकारों के अनुपालन को बढ़ावा देना, आय के अधिक अवसर पैदा करना तथा सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा और कवरेज को प्रभावशीलता को बढ़ाना। ठीक है, जितने भी श्रम कानून बनते हैं, लेबर लॉ बनते हैं, और जितनी भी लेबर प्रॉब्लम्स होती है उनका सोल्यूशन करने के में ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसी को लेकर राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे भी बनते हैं। ठीक है, इसके अन्य कार्य में देखें तो श्रम मानक बनाना, नीतियाँ तैयार करना और सभी महिलाओं और पुरुषों के लिए सम्मानजनक अवसर उपलब्ध कराने वाले कार्यक्रम कराता है। इसमें कुल 187 सदस्य हैं, भारत भी इसका सदस्य है। ठीक है, इसके कुछ अन्य कार्य, जैसे इसका डिसेंट वर्क एजेंडा आर्थिक और कामकाजी परिस्थितियों को बेहतर करने में मदद करता है। कौन सा, डिसेंट वर्क एजेंडा। ठीक है, और आईएलओ द्वारा जारी की जाने वाली कुछ रिपोर्ट है, जैसे वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, सोशल डायलॉग रिपोर्ट आदि। ठीक है, तो ये 2 रिपोर्ट्स हैं, इसको नोट कर लें अभी, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक और सोशल डायलॉग रिपोर्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इलायची। उत्तर पूर्वी मानसून में इलायची उत्पादों के लिए एक नई उम्मीद जगा दी है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून। इलायची को मसालों की रानी भी कहा जाता है, इसको नोट कर ले, किसको मसालों की रानी कहा जाता है, तो इलायची को कहा जाता है। भारत, वर्मा, श्रीलंका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मूल प्रजाति, यानी इलायची की मूल प्रजाति है। इसे दक्षिण भारत जैसे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के सदाबहार वर्षा वनों में उगाया जाता है। तो कहाँ उगाया जाता है भारत में, इसको नोट कर ले, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पश्चिमी घाट के सदाबहार वनों में। ठीक है, इसमें विटामिन सी, नियासिन, मैग्नीशियम और पोटेशियम पाए जाते हैं। तो ये कुछ तत्व हैं जो इसमें पाए जाते हैं, इसको भी नोट कर लें, विटामिन सी, नियासिन, मैग्नीशियम, पोटेशियम। ठीक है, इलायची में पाए जाते हैं। इसके ये कौन से प्रकार है, तो ये अदरक यानी जिंजर कुल का शाकीय सदाबहार व बारहमासी एक पादप है। ठीक है, इसमें कौन सी मृदा में होता है, तो वन दोमट मिट्टी जो अम्लीय प्रकृति को होती है, जिसका पीएच मान 5.0 से लेकर 6.5 के बीच होता है। अम्लीय प्रकार की मिट्टी में होती है दोमट मिट्टी। ठीक है, नोट कर लें इसको। इसमें वार्षिक वर्षा 1500 से लेकर 4000 मिमी के बीच होनी चाहिए, मिलीमीटर, और तापमान 10 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए। ठीक है, इसका उपयोग खाद्य पदार्थों को स्वादिष्ट स्वाद बढ़ाने के लिए, पेय पदार्थ में, इत्र, दवा, सौंदर्य प्रसाधन निर्माण में, तो कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है ये भी देख ले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इत्र में या दवा में इलायची का यूज़ होता है या नहीं होता है, सौंदर्य में, स्वाद में तो आपको पता है, खाने में यूज़ होता है ये तो पता ही आपको। ठीक है, तो इनको नोट कर लें। चलिए
गुडवी पक्षी अभ्यारण्य, हाल ही में गुडवी पक्षी अभ्यारण्य में कई पक्षियों की मौत हो गई है। कहाँ पे है यह? तो यह अभ्यारण्य कर्नाटक के शिमोल जिले के सोराबा तालुक में स्थित है। यहाँ पे कर्नाटक नोट कर लें कहाँ पे है। अभ्यारण्य में घोंसला बनाने वाली मुख्य पक्षी प्रजातियाँ जैसे कई हैं, वाइट इबीस, एग्रेट्स, जलकॉग, स्नेक बर्ड यानी डॉटर, स्पून बिल और बगुला और बतख, ये कुछ घोंसला बनाने वाली प्रजातियाँ हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है कोयला मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय हरित ऊर्जा के विस्तार के लिए आपस में सहयोग करेंगे, ठीक है। तो कोयला मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संयुक्त रूप से हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देंगे। MOC यानी कोयला मंत्रालय और पूंजी उपलब्ध कराएगा तथा MRE परियोजनाओं का कार्यान्वयन करेगा। तो कौन पूंजी उपलब्ध कराएगा? तो कोयला मंत्रालय, और नवीन नवीकरणीय मंत्रालय क्या करेगा? परियोजनाओं का कार्यान्वयन करेगा। निजी निवेशकों को कोयला कंपनियों की कोयला खनन कर ली गई यानी डी कोल्ड अधिशेष भूमि पर हरित हाइड्रोजन परियोजनाओं की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाए, यानी पेड़ लगाने की बात की जा रही है, हरित योजना, ठीक है। MNRE कोयला मंत्रालय उसके उपक्रमों के इंजीनियरों, तकनीशियन तथा अन्य पदाधिकारियों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण में सहायता करेगा। यह कार्य राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के माध्यम से किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे पेड़ वगैरह और हरित कार्य किए जाए, ठीक है। नेक्स्ट है एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर ATC। एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर यानी ATC 01 को 2021 में जारी किया गया था। इसे यहाँ पे नोट कर ले कब जारी किया गया था, 2021 में। यह प्रेफरेंशियल सीटों के लिए अतिरिक्त शुल्क वसूलने की अनुमति देता है, ठीक है। वर्ष 2021 के ATS 01 ने सेवाओं को अनबंडल करने की अनुमति दी। यह इस कारण क्योंकि इस प्रत्येक यात्री द्वारा सभी सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जा रहा है और अनबंडलिंग से मूल हवाई किराए कम हो सकते हैं, ठीक है। सेवाओं को अनबंडल करने से तात्पर्य सेवाओं को श्रेणियों में विभाजित करना है। इसमें पसंदीदा सीटों, भोजन, पेय यानी पानी को छोड़कर तथा सामान आदि के प्रेफरेंशियल चार्ज लागू किए जाएंगे। जैसे आप किस श्रेणी में रहना पसंद करेंगे, किस प्रकार के से, जैसे AC वगैरह होते हैं ना, ट्रेन्स में AC है, लोकल है, वो 2-3 टाइप के डब्बे होते हैं, उसी टाइप के इसमें भी होंगे। उसी को क्या गया, अनबंडल करने गया, ठीक है। हालांकि प्रेफरेंशियल चार्जेस के अंतर्गत आने वाली सीटों की संख्या निर्धारित नहीं है। इस बीच की सीटों यानी आमतौर पर पसंद नहीं किए जाने वाली भी निःशुल्क वसूला जाता है, ठीक है। पर उन पे भी शुल्क, जिनको लोग नहीं पसंद करेंगे उन पे भी शुल्क वसूला जाता है। ATS नगर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी और संशोधित किए जाते हैं, ठीक है। तो कौन संशोधित करता है? तो विमानन महानिदेशालय। नेक्स्ट है बेलग्यूज तारा, बेलग्यूज स्टार। खगोलीय विदों के अनुसार बेलग्यूज नामक तारे की जगमगाहट का मंद यानी डिमिंग होने के कारण इस तारे से सिलिकॉन मोनोऑक्साइड के रूप में व्यापक स्तर पर निकलने वाली धूल है। तो इस धूल ये जो निकल रही है सिलिकॉन मोनोऑक्साइड, इस अगर किसी तारे से निकलती है तो उसकी क्या होती है, चमचमाहट कम हो जाती है, यही बात कह रहे हैं। खगोलविदों ने इस तथ्य पर पता लगाया कि मैट्रिक्स मल्टी एपर्चर मेल्ट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्सपेरिमेंट नामक उपकरण का इस्तेमाल करके लगाया है। बेटलग्यूज तारा यानी अल्फा ओरियोनिस ओरियन तारामंडल का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। यहाँ पे इसको नोट कर लें, दूसरा सबसे चमकीला तारा है किसका? अल्फा ओरियंस तारामंडल का। यह आकाश में मौजूद सबसे चमकीले तारों में से एक है। बेटलग्यूज सूर्य से 7500 से लेकर 14000 गुना अधिक चमकीला, यानी सूर्य से भी बहुत ज़्यादा चमकीला है ये, ठीक है। भारतीय खगोल विज्ञान में इसे तिरुवतिरय या आर्द्र भी कहा गया है, इसको नोट कर ले, तिरुवतिरय और आर्द्र भी कहा गया है भारतीय खगोल विज्ञान में। यह एक लाल विशालकाय यानी रेड जॉइंट तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 683 प्रकाश वर्ष की दूरी पर अवस्थित है, ठीक है। तो इसको नोट कर लें, क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन की कोई से नहीं। नेक्स्ट है फ्लियोसौर। फ्लियोसौर डायनासोर युग के 170 मिलियन वर्ष पुराने प्राचीन
समुद्री सरीसृप के जीवों की खोज की गई है। इसकी पहचान सबसे पुरानी ज्ञात मेगा शिकारी फ्लियोसोर के रूप में की गई। ये फिगर है इसकी। फ्लियोसोर समुद्री सरीसृप समूह का एक जानवर था जो छोटी गर्दन और विशाल कपाल वाला जीव था। ठीक है, इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ये 2000 वर्ष पहले अस्तित्वमान हुआ करते थे और शुरुआत में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के छोटे घटक ही बने रहते। बाद में ये विशाल शीर्ष परभक्षी यानी प्रेडेटर के रूप में विकसित हो गए। लोरेनोसॉरस सबसे पुराना बड़े आकार वाला एक प्लियोसोर है। इसके बारे में जानकारी एक कंकाल से प्राप्त हुई, तो इसको नोट कर लें। लोरेनोसॉरस। एजेक्टा होलो। चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर की चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के समय बहुत अधिक मात्रा में धूल विस्थापित हुई थी। इसके कारण लैंडर की चारों ओर एक चमकीले पैच का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों ने इसे एजेक्टा हेलो यानी एक परावर्तित विसंगति का नाम दिया है। जब विक्रम लैंडर चांद की सतह पर उतरा था तो उस समय लगभग 2.06 टन लूनर एपी रेगोथित धूल यानी धूल के कण लैंडिंग स्थल से विस्थापित होकर आसपास के 108 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैल गए थे। एजेक्टा होलो की परिघटना को चंद्रमा पर उतरने वाले लगभग सभी लैंडर के मामले में दर्ज किया गया है। वन्नी महोत्सव, ठीक है, ये है आंध्र प्रदेश का है। कुर्नूल जिले के देवरगट्टूट में बन्नी महोत्सव मनाया गया। कहाँ पे? देवरगट्टूट में बन्नी महोत्सव। बन्नी महोत्सव में पारंपरिक रूप से प्रतिभागी देवताओं की मूर्तियों पर कब्जा करने के लिए एक दूसरे के ऊपर लाठियों से प्रहार करते हैं। तो क्या किया जाता है? एक दूसरे के ऊपर लाठियों का प्रहार किया जाता है। आंध्र प्रदेश का महोत्सव है, ये नोट कर लें इसको, ठीक है। और ये फिगर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। यह महोत्सव हर साल विजयादशमी की रात्रि को मनाया जाता है। ठीक है ना, विजयादशमी की रात्रि को मनाया जाता है। और ये फिगर है, आप देख सकते हैं लाठी कैसे बरसाई जा रही है। इस महोत्सव का आयोजन राक्षस मणि और मल्लासुर पर भगवान मल्लेश्वर स्वामी या देवी पार्वती की जीत के उपलक्ष्य में किया जाता है। तो किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? भगवान माला और मल्लेश्वर स्वामी देवी पार्वती की जीत के। मान्यताओं के अनुसार इस राक्षसों ने देवघट्ट क्षेत्रों में लोगों पर अत्याचार किए थे। इस महोत्सव का आयोजन माला मल्लेश्वर स्वामी मंदिर के परिसर में किया जाता है। यह मंदिर आंध्र प्रदेश कर्नाटक की सीमा पर अवस्थित है। तो ये नोट कर ले, माला मल्लेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश कर्नाटक की सीमा पर अवस्थित है। सो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू।